कुछ 30-40 मील तक वहां होना चाहिए। वहां से फिर माने एक ढलान सीधी है, तो भारत की सरहद तो वहां तक होनी चाहिए जहां ब्रह्मपुत्र का वो इलाका है। आप लोग को इस बात को जान लेना चाहिए कि तिब्बत के अंदर आज की तारीख में चीन किस रूप में उसका इस्तेमाल करता है। अपना न्यूक्लियर वेस्ट जिसका निपटारा कहीं नहीं हो सकता, परमाणु बिजली बनाने में जो परमाणु कचरा निकलता है जिसका निपटारा नहीं हो सकता, उस कचरे को तिब्बत के अंदर डाल दिया जाता है चीन के द्वारा। वहां के लोगों को कुछ समझते नहीं है, वो खत्म हो जाए उनको नहीं मतलब है। इसीलिए न्यूक्लियर वेस्ट जो है उस न्यूक्लियर कचरे को तिब्बत के अंदर डाला जाता है। बड़े बड़े बांध बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी। एक छोटा सा किस्सा जान लीजिए हमारे भाखड़ा नंगल से संबंधित। एक बार एक बड़े पूर्व सैनिक अधिकारी थे, मेरे बचपन की बात है, उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान पर हमला ही न किए करें, हम जा करके बम न छोड़ें और बिना उसके हमको पाकिस्तान को तबाह करना हो तो क्या करेंगे? तो उस सैन्य अधिकारी ने कहा कि नहीं, हमको जाने की जरूरत नहीं है, भाखड़ा नंगल डैम के ऊपर बम फेंक देंगे, उसको हम तोड़ देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। ध्यान दीजिए इस बात को। भाखड़ा नंगल डैम के अंदर अगर उस डैम को तोड़ दिया जाएगा तो उसके पास, जैसे आज अगर फरक्का को तोड़ दिया जाएगा तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा, उसी तरीके से भाखड़ा नंगल बांध को अगर तोड़ देंगे तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। ये इसका जिक्र मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि चीन के अंदर आज बड़े बड़े बांध ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाए जा रहे हैं। और ये जान लीजिए, अच्छी तरीके से हम पर विश्वास न हो तो DHU के जियोलॉजी और जियोफिजिक्स वाले लोगों विद्वानों से जाकर के मिल करके पूछ लीजिएगा कि जब, और यहाँ बगल में चले जाइए रेणुकूट, रेणु सागर क्या है? रेणु सागर कभी एक तहसील हुआ करती थी और वो पूरी के पूरी तहसील आज जलमग्न है। ठीक है, तो उसी तरीके से बड़े बांध जब बनते हैं तो बहुत बड़ा इलाका जलमग्न रहता, और जब पहाड़ों के बीच में उतना बड़ा इलाका जलमग्न रहेगा तो भूकंप की संभावना भी बढ़ जाती है। आज हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए यहाँ प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब। प्रोफेसर GD अग्रवाल जो जिनकी शहादत हुई है 2 दिन पहले, उपवास कर रहे थे, उनकी मांगों को समझिए। हमारे जैसे कोई आम आदमी नहीं थे, कोई उस राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन एक विद्वान थे। अगर इस ढांचे में भी देखें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी रहे विजय नारायण जी। प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंसेस के प्रोफेसर रहे। तो हमसे आपसे एक ज्यादा समझदारी वाले व्यक्ति थे, और उनकी मांग में साफ साफ था कि ये उत्तराखंड के अंदर ये गंगा की जितनी उपधाराएं निकली हैं और उनको जोड़ करके जो जाल जैसा बनाया, टनल्स बनाए हैं आपस में जोड़ने के लिए, उनको अगर नहीं रोका जाएगा तो यहाँ ये पानी जो दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई देगा, अगर उन परियोजनाओं को नहीं रोका गया तो। एक बार पहले भी उन्होंने उपवास किया था, तब वो परियोजनाएं रोकी गई थी और 2014 के बाद फिर शुरू कर दिया गया। ये हम लोगों को जानना चाहिए कि क्या उनकी डिमांड्स थी। उनकी डिमांड का और गंगा की सफाई से सीधा संबंध था। कल बेशर्मों की तरह से उनकी मौत के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि नमामि गंगे एक जन आंदोलन बन गया है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। नमामि गंगे जो सरकारी वो है जिसके लिए करोड़ों रुपया बहा रहे हैं और जस के तस हालत है, कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। ये 80 बचाव वाले साथी यहाँ हैं, अध्यक्ष जी और गणेश वगैरह सारे लोग हैं।
यहाँ 80 जहाँ गंगा जी में मिलती है, वहाँ खड़ी होकर के उमा भारती ने अपने गुरु का बड़ा मकान बनवाया। बढ़ करके आप लोग देख सकते हैं, 10 मिनट लगेगा पैदल जा करके। और वह बनाया कब, जबकि रोक थी। सहायक नदियों को भी उसी तरीके से आना जाना चाहिए, नहीं तो गंगा के ऊपर उसका असर होगा, ये बात सब जानते हैं। उसका आदेश है, कोर्ट का आदेश है। लेकिन उनके वो क्या नाम है, गोविंदाचारी जी खड़े हो गए वहां। एक समय में भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और खड़े होकर के उन्होंने बनवाया वो। क्यों मैं इतना डिटेल में बोल रहा हूं उमा जी के बारे में, क्योंकि उमा जी ने ये यहाँ उनको पहला गंगा सफाई के नाम पे एक मंत्रालय बनाया गया, और उस मंत्रालय की पहली मंत्री थी उमा भारती। उमा भारती ने ये कहा था कि 2017 तक अगर नहीं साफ हो जाती है गंगा, तो मैं खुद जल समाधि ले लूंगी। बोलिए, याद आ रहा है? जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, इसी विश्वास पर तो चल रहे हैं ये लोग। और फिर उनको हटा भी दिया। अब एक और घाट को भेज दिया गया, जो जहाज चलवाएगा, इसमें स्कीम करवाएगा। आप देखिए, मालवी पुल के दूसरी तरफ जा करके देखिए, वो डबल डेकर क्रूज जो है वहां खड़ा हुआ है। ये है, माने मल्लाहों की नाव नहीं चलेगी, वो क्रूज चलेगी, और उससे पैसा कमाया जाएगा। पूरा विश्वनाथ मंदिर से लेकर के राजघाट तक पूरे पक्के महल को नष्ट करके, तोड़ करके, खत्म करके वहां पर जो है रोपवे चलेगी। बनारस की संस्कृति को किस तरीके से वो किया जाएगा, उसकी कल्पना कीजिए। ये एक हिस्सा है उसका, और योजना तो और बड़ी है। लेकिन इसको समझिए, क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे, काशी वास के लिए जगह जगह के पैसे वाले, जगह जगह के जमींदार, जगह जगह के राजे महाराजे, उन राजे महाराजों के नाम से न घाट है, सिंधिया घाट है, और सारे जितने घाट हैं उनको उठा करके देखिए, दरभंगा घाट, तो ये सारे वहाँ के राजे महाराजों ने क्यों बनाया था वहाँ, और अपने अपने इलाके के ब्राह्मणों को दे देते थे कि आके रहेंगे। दादा और ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। तो हमारे बनारस का एक मेट्रोपॉलिटन चेहरा है, हर जगह के लोग एक एक मोहल्ले में बसे हुए हैं, और उसको नष्ट कैसे किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ किराएदार हूं मैं, ठीक है, बहुत कम किराया रहा होगा। मकान मालिक सोचता है कि चलो इसी बहाने अच्छा खासा वो मिल रहा है, पैसा खाली तो हो रहा है, धन तो मिल गया। और खाली अगर हो रहा है तो वही रोपवे चलाने के लिए और उनके पर्यटन के लिए, और भी कुछ अगर छिपा हुआ एजेंडा हो तो उसकी चर्चा अभी हम नहीं करना चाहते। क्योंकि हमने देखा कि वो गंगा जी पे अगर खड़े हो जाएं तो सीधे विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद एक साथ दिखाई देती है। तो क्या योजना हो सकती है, ये भगवान मालिक है उसका। हम लोग तो बरसों से कहते आए हैं कि काशी को अयोध्या नहीं बनने देंगे, और उसके पीछे बहुत साफ बात थी। बनारस में आज से 400 साल 500 साल पहले जो मंदिर बना है, अहिल्याबाई होलकर ने जब बनाया है, तो काशी के विद्वत परिषद, बनारस के मुसलमान सब ने मिल करके एक तय किया कि इधर से आएंगे और ऐसे मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, इस रास्ते से आएंगे विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और आज देश की करोड़ों जनता उसी विश्वनाथ जी का दर्शन करती है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ये सोचे अगर कि नहीं नहीं, क्या करोगे, क्या विश्वनाथ जी को वहां से हटा दोगे, क्या वो ज्योतिर्लिंग रह जाएगा फिर? हटा करके क्या करेंगे? अशोक सिंघल कहते थे इस बात को कि वो उस जगह अगर चला जाता तो विश्वनाथ जी की कितनी महिमा बढ़ जाती। अरे जहां पर आज हम दर्शन कर रहे हैं उसको हटा दोगे? तो साथियों, इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बनारस से जुड़ा हुआ मसला है। एक चीज और कह करके समेटूंगा मैं, दो बातें जो मैंने अभी ये कैलाश मानसरोवर की बात कही, तो लोहिया जी इस बात को कहते थे कि दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण
किन किन फैक्टर्स के आधार पे हो सकता है, किन किन बिंदुओं के आधार पे हो सकता है, इसको लेके बड़ा डिटेल में उन्होंने भारत चीन को लेकर के बताया कि भूगोल, संस्कृति, इतिहास, आर्थिक मामले, इन सारी चीजों को और सबसे बड़ी बात लोगों की इच्छा शक्ति, इन सब चीजों को लेकर के बॉर्डर का निर्धारण होना चाहिए। और फिर वो एक सलाह देते हैं, वो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ये पहली बार हमें जानने को मिला, हमारी कमी है और आप लोगों से इसीलिए बताना चाहता हूँ। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा शिखर, ये नाम आपको अंग्रेजी नहीं लगता क्यों? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और उस इलाके में उस पूरे वहाँ उसको क्या कहते हैं जानते हैं? उसको कहते हैं सरगा माथा। ये लोहिया ने बताया, सरगा माथा। तो उसके शाब्दिक अर्थ को भी सोचिए, सरगा माथा उस इलाके के लोग कहते हैं और दुनिया अभी क्या कहती है? माउंट एवरेस्ट। तो लोहिया ने कहा कि मेरी कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, ये एकदम राजनीति से अलग हट करके डिमांड है कि कम से कम इन शब्दों को बदलो। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, आप लोगों ने तो उसका नाम है नहीं आपने सुना होगा, ये 50 के ऊपर वाले लोगों ने जाना, नेफा, ठीक है, नेफा और लद्दाख कहा जाता था। तो उन्होंने कहा नेफा की जगह उर्वशीयम, ठीक है, उर्वशीयम नहीं हुआ लेकिन अरुणाचल हुआ। अरुणाचल का पूरा कामकाज जो पहले नेफा जब था फॉरेन मिनिस्ट्री देखती थी, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय देखता था। लोहिया ने कहा कम से कम उसको विदेश मंत्रालय से तो हटाओ, उसको एक हिमालय मामलों का एक मंत्रालय बनाओ। और ये सारी चीज हिमालय बचाओ सम्मेलन के प्रस्ताव में विजय नारायण जी, राजनारायण जी ने रखी। राजनारायण ने उस प्रस्ताव को रखा है। दिल्ली में वो सम्मेलन हुआ था हिमालय बचाओ को लेके, और कहा था कि इसमें किसी भी पार्टी के लोग आ सकते हैं। 25 पैसा उसकी मेंबरी थी और उसकी शर्त क्या थी? संगठन जो बनाया, शर्त ये थी कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत का जो हिस्सा हिमालय का था और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से हिमालय के हिस्से थे, वो जस के तस रहे। इसके लिए भारत सरकार लड़े चाहे न लड़े, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। ये हिमालय बचाओ सम्मेलन में 1961 से 63 में ये सारी घटनाओं के बाद ये उन्होंने कहा था। तो चौधरी साहब, पहले हमने आपको कह दिया था कि हमें तो नहीं मालूम है हिमालय बचाओ, लेकिन ये जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ। और अंत में फिर कहना चाहूँगा कि जब यहाँ दशाश्वमेध के बजड़े पे खड़े होकर के राम मनोहर लोहिया कहते थे कि इस शहर का गंदा पानी गंगा में मिल रहा है, जवाहरलाल जी उस समय कहते थे कि ये पागल हो गया है लोहिया, गंगा का पानी कभी गंदा हो सकता है। जब लोहिया कहते थे कि पूरे देश शहर का नाला सीवर आकर के मिल रहा है, और केवल इतना नहीं कहते थे, कैसे इस पानी को गंदगी से बचाया जाए यह भी बताते थे कि शहर में न होकर के उस पूरे के पूरे नालों को खेतों में ले जाओ, बहा दो, खाद का काम करेगा। ठीक है, उस समय जो है बायोडिग्रेडेबल कचरा ज्यादा रहता होगा, प्लास्टिक वगैरह कम रहती होगी। तो उस जमाने में उन्होंने कहा, लोहिया ने, तो जब कह रहे थे इस बात को तो मजाक उड़ाया। और कब ये सब गंगा की कोई भी सफाई की परियोजना शुरू होने के बहुत साल पहले, मुझको याद है कि यहाँ राजीव गांधी साहब आए थे और फ्रांस के कोलैबोरेशन में गंगा सफाई की बात कह रहे थे। तो मैं गिरफ्तार हुआ था, नन्हे खान गिरफ्तार हुए थे, छुन्ना गिरफ्तार हुए थे, हम लोग गदोलिया चौराहे से गिरफ्तार हुए थे। हम लोगों का कहना था कि गंगा की सफाई के लिए किसी विदेशी देश की मदद क्यों जरूरत है,
गंगा की सफाई हम चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फ्रांस की मदद की क्या जरूरत, हम अपने से कर लेंगे, ये हम लोग की सोच थी। तो एक आध नारा दिया जैसा होता है, तुरंत पकड़ लिया गया और फिर वो तो इंटेलिजेंस वाले और सारे लोग आ जाते हैं। थोड़ा झुन्ना मेरे बगल में थे, उनको ज्यादा लोग जान रहे थे, इसीलिए वो ज्यादा मार खा गए, मैं उनके वजह से कम मार है। तो ये बताना चाह रहा था ये सफाई को लेकर। और यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है, ये कह करके आए थे, जो उनको बताना चाहते हैं हम कि असली समझदारी जिनकी थी वो उसने आदमी ने अपनी शहादत दे दी है, उसको समझना होगा हमें। शर्म करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, उमा भारती शर्म करो। तो साथियों, गंगा के बारे में इस देश का पूरा नागरिक, उसका एक लगाव है, वो धर्म के ऊपर है। हमारे बनारस शहर के मशहूर शायर नजीर बनारसी साहब कहते थे कि गंगा जल से वजू करके हम नमाज पढ़ते। ये नजीर बनारसी साहब के शेर में इस बात को उन्होंने कहा कि गंगा जल से वजू करके हम नमाज पढ़ने जाते थे। तो गंगा उसको धर्म का आधार, पूरा भारतवर्ष उससे जुड़ा हुआ, और उस गंगा की सफाई को लेकर के जो धोखेबाजी चल रही है, एक आदमी ने 111-12 दिन का उपवास करके अपने प्राणों की आहुति दे दी है। 2 दिन पहले हम लोग इकट्ठा हुए थे, परसों यहाँ मुश्किल से 20-25 लोग थे यहाँ आरती देखने के लिए। कल आरती देखने के लिए 100-125 लोग थे। जो आजकल एक व्यापक वो हो गया है कि बनारस में क्या विशेषता, गंगा आरती, ठीक है, हमारे बचपन में नहीं थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी बनारस का राजघाट का रहने वाला, ठीक, हमारे बचपन में नहीं थी कि गंगा आरती, अब होने लगी है, ठीक है, उसमें लोग आ रहे हैं आस्था के साथ देखने के लिए। उसमें 100-125 लोग थे और प्रोफेसर GD अग्रवाल के शोक में हम लोग इकट्ठा हुए थे। मुश्किल से 20-22 जितने लोग अभी हैं उससे आधे से भी कम लोग थे, और कम थे जो है वहां पर थे। लेकिन इसको हमको जगह जगह, हम ये समता परिवार के नौजवानों से और ये 80 बचाओ संघर्ष समिति के लोगों से कहना चाहें कि हमको इसको छोड़ना नहीं होगा। उनकी शहादत के बारे में और उनकी समझदारी के बारे में मैं तो, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, आज उसको सार्वजनिक तौर पे रखना चाहता हूं। वो ये है कि हमने ये सुना था कि ये अगर अनशन करते हुए गुजर जाएंगे अग्रवाल साहब, तो कम से कम 5 बड़े जो माने सन्यासी वर्ग के लोग हैं, वो लोग उसके बाद आमरण अनशन करेंगे। पुरी के शंकराचार्य, स्वरूपानंद, ये सारे लोग, इन सारे लोगों का नेताओं से नालबद्ध संबंध है। ये कोई नहीं बैठने वाला। वो आदमी जो प्रोफेसर था और उसके बाद उसने जो ये किया, पता नहीं क्यों किया, वो सोचता होगा कि शायद पूरा साधु समाज खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब हम लोगों का भ्रम छूटेगा, कोई नहीं बैठने वाला। 2 दिन पहले पुरी के शंकराचार्य ने कहा था उठ जाओ, ये सारे लोग तो कह रहे थे कि उठ जाओ, ये नहीं कह रहे थे कि हम करेंगे, तुम्हारे बाद हम रहेंगे, ये कहने वाले, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, इस दुनिया में देखा है कि आयरलैंड की आजादी के लिए इसी तरीके से उपवास करके जो मरते थे जेलों में नौजवान, वो एक मरता था तो दूसरा उपवास शुरू कर देता था, और वो भी फिर मरता था। कोई 92 दिन उपवास करके मर रहा है, कोई 72 दिन उपवास करके, लगातार इस तरह से वो मरते थे। लोहिया जी उपवास के पक्ष में नहीं रहते थे, लेकिन उनका ये था कि हृदय परिवर्तन, ये मत उम्मीद करो कि नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जिन लोगों को लड़ना है उनका हृदय परिवर्तन हो कि वो लड़ने के लिए तैयार हो। बात पे हमारे ध्यान दीजिएगा।
जिनको लड़ना है, अगर हम लोगों को लड़ना है तो अग्रवाल साहब के अनशन से, उपवास से हम लोगों का अगर मन बना लड़ने के लिए, तो मैं मानूंगा कि वो उनके उपवास की, उनके शहादत की सफलता होगी। मैंने बहुत ज्यादा समय लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।